जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं यूट्यूब पे। एक है पॉलिटी फाउंडेशन जो कि 1 जून से स्टार्ट हुआ था। एक इतिहास फाउंडेशन जो अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। पॉलिटी फाउंडेशन की जो क्लास हैं वो डेली आती हैं, प्रतिदिन एक क्लास। जो इतिहास फाउंडेशन की क्लास है वो 2 दिन में एक बार आती है। तो अब आज हम पॉलिटी के जो भाग 3 है पॉलिटी में, मूल अधिकार। मूल अधिकार का जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया है। और तो हमने सोचा कि मूल अधिकार के कुल 100 क्वेश्चन हम MCQ फॉर्म में आपके यूट्यूब पर उपलब्ध कराए हैं। तो इसी के साथ हम 100 MCQs आज आपके लिए लेके आए। तो बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं 2 लाइनों के साथ कि आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी। तेरी हर एक ठोकर एक नई उड़ान बनेगी। कि रास्तों की मुश्किलों से कभी मत घबराना है मुसाफिर। तेरी हर एक कोशिश तेरी एक दिन शान बनेगी। तो इसी के साथ जो अपनी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम कुल 25 क्वेश्चन 25 MCQs पढ़ने वाले। इसमें कुछ ऐसे MCQ हैं या ऐसे क्वेश्चन हैं जो एकदम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। मतलब वो क्वेश्चन ज़्यादातर SSC CGL MPPSC में तो बहुत बार आए हैं। तो जिसमें जो पहला क्वेश्चन है, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो इसी पे लिखे होते क्वेश्चन, लेकिन मैं खुद बना के लाया हूँ इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, क्या मूल अधिकार असीमित हैं। जो मूल अधिकार हैं वो असीमित है या नहीं है। तो भारत में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो असीमित नहीं है, बल्कि उन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन जो अमेरिका का संविधान है उसमें कोई भी अधिकार दिए गए हैं वो सभी असीमित अधिकार हैं, मतलब उन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं हुआ है। तो क्या मूल अधिकार असीमित हैं। तो इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, मूल अधिकार असीमित नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले किस देश ने मूल अधिकार को संविधान में लिखा। तो संविधान में लिखित जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस देश ने सबसे पहले अपने संविधान में लिखा। तो इसमें जो ऑप्शन है UK, USA, दूसरा जापान, जो डी ऑप्शन है वो फ्रांस। तो आपको मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनवाए थे उसमें भी लिखाया है कि जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं वो USA से लिए गए हैं और संविधान में मूल अधिकार को सम्मिलित करने वाला जो पहला देश है वो USA है। जो तीसरा क्वेश्चन है, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है। बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लिखित हैं। तो संविधान के पहले भाग में क्या है। तो संविधान के पहले भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में DPSP या जिसे हम राज्य के नीति के निर्देशक तत्व भी बोलते हैं। इसके बाद भाग 5 में संघ, इसके बाद राज्य, भाग 6 में राज्य, पंचायतें, नगर पालिकाएँ, ये सभी अगले भागों में दिए गए हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकारों का प्रबंधन किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो संविधान में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, जिसका भाग 1 में उल्लेख किया गया है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके बाद 5 से 11 में नागरिकता और 12 से 35 में हमें मूल अधिकार का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन एक क्वेश्चन है वो बहुत बार आ चुका है, PYQ है, वर्तमान में मूल अधिकारों की कितनी संख्या है। इसको आप बताइए। अगर आप ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं बताया ना तो वास्तव में पाप लगेगा आपको।
पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 8। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो संविधान जब लागू हुआ था तो मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान में, इसी में जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है कि जो संविधान के समय का पूछा या वर्तमान का। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि वो इस 7 को ही टिक कराता है। लेकिन जो वर्तमान में 6 मूल अधिकार संविधान में लिखे गए हैं, जिसमें जो 7वां जो अधिकार है संपत्ति का अधिकार, वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर वैधानिक अधिकार, जिसे अनुच्छेद 300A में स्थापित किया गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को संविधान में कितने मूल अधिकार थे? 26 जनवरी 1950 को संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और वर्तमान में कितने? 6। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। इसके बाद मूल अधिकार कौन से लोकतंत्र की स्थापना करते हैं? तो पहला है राजनीतिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है सामाजिक, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हमारी DPSP में दी गई है। लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र है उसका जो उल्लेख है वो मूल अधिकार से मिलता जुलता है। तो जो मूल अधिकार कौन से लोकतंत्र की स्थापना करते हैं? तो मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कोई विधि अगर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को शून्य करती है तो उसका बचाव कौन करता है? कोई विधि अगर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को शून्य करती है तो उसका बचाव कौन करता है? क्या संसद उसका बचाव करती है, या राज्य का विधानमंडल, या पंचायतें हैं, या सुप्रीम कोर्ट? तो जैसा कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, और अनुच्छेद 13 में विधि या पृथक्करणीयता का सिद्धांत दिया गया है। यानी कि कोई विधि मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स से छेड़छाड़ करती है तो सुप्रीम कोर्ट है, या जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उस विधि को उस मात्रा तक शून्य कर देगा जितना कि वो फंडामेंटल या जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे प्रभावित करती है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता का विचार कहाँ से लिया गया? विधि के समक्ष समानता का विचार कहाँ से लिया गया? तो विधि के अनुच्छेद 14 में आर्टिकल 14 कहता है कि जो देश होगा उसमें जो नागरिक होंगे या जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो सभी होंगे वो विधि के समक्ष समान होंगे। जो विधि के समक्ष समानता का विचार है, समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, ये दोनों विचार आर्टिकल 14 में हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि विधि के समक्ष समानता का विचार है वो नकारात्मक विचार है, उसका जो विधि के समान संरक्षण का विचार है वो सकारात्मक है। तो जो पॉलिटी के जो फाउंडेशन बैच है उसमें मैंने इन दोनों विचारों को अच्छी तरह से समझाया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो विधि के समक्ष समानता का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है USA, दूसरा है UK या जिसे हम ब्रिटेन में बोलते हैं, तीसरा है फ्रांस, चौथा है जापान। तो विधि के समक्ष समानता का विचार हम
यूके या ब्रिटेन से लेके आए, लेकिन जो विधि के समान संरक्षण का जो विचार है वो हम यूएसए से या अमेरिका से लेके आए। तो 10वां क्वेश्चन है वो यही है कि विधि के समान संरक्षण का विचार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से। इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है। तो संविधान में यह लिखा गया है कि संविधान की जो अंतिम व्याख्या है वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। संविधान की अंतिम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कौन से अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। जो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अधिकार बताए गए हैं उनमें से कितने आर्टिकल हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो शॉर्ट नोट्स में बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिखा हुआ है 5 आर्टिकल हैं, 15, 16, 19, 29, 30। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं कि ये वाला नहीं आएगा पेपर में, आ सकता है, बिल्कुल संभावना है इसे आने की। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। पहला ऑप्शन 42वां, दूसरा ऑप्शन है 44वां, तीसरा ऑप्शन है 22वां और चौथा ऑप्शन है पहला संविधान संशोधन। तो इसमें जो 42वां संविधान संशोधन है उसको हम जो आज तक जितने भी संविधान संशोधन हुए उन सभी में सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना गया है। यानी जो इंदिरा गांधी की सरकार ने यह सुझाव दिया या यह जो डिस्कशन की थी कि जो संविधान में कौन कौन से बदलाव होने चाहिए, और इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में इतने बदलाव कर दिए थे कि उसको लघु संविधान कहा जाने लगा। यानी 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी बोलते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर वैधानिक अधिकार दिया गया। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना हूँ, क्या जो संपत्ति का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है या नहीं है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, मतदान का अधिकार या जो राइट टू वोट है वो कौन सा अधिकार है। क्या हमें आर्टिकल 21 के तहत या 19 के तहत मतदान का अधिकार प्राप्त है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिकल 19 इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है संवैधानिक, वैधानिक, संवैधानिकता, चौथा है नोटा। इन सभी शब्दों को मैंने जो पॉलिटिकल फाउंडेशन बैठे उनमें समझाया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैधानिक। हमें जो राइट टू वोट है वो हमें संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन जो मतदान की स्वतंत्रता ये हमें आर्टिकल 19(1) में देखने को मिलती है। आर्टिकल 19 में मतदान की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 में देखने को मिलती है, लेकिन मतदान का अधिकार 1950 के एक्ट में हमें देखने को मिलता है। तो इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। मतदान की स्वतंत्रता मूल अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। तो ये दोनों बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अनुच्छेद 15 के तहत राज्य कितने आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी जो अनुच्छेद 15 दिया गया है उसमें जो उपबंध किए गए हैं कि राज्य इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो कौन कौन से अधिकार आधार दिए गए हैं। पहला है धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश,
और जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर जो राज्य है वो भेदभाव नहीं करेगा। ये भी आपके शॉर्ट नोट्स में लिखा गया है। तो इनमें कितने आधार बताए गए हैं? तो अनुच्छेद 15 में 5 आधार बताए गए हैं, लेकिन अनुच्छेद 16 में अगला क्वेश्चन शायद यही है। हाँ, अनुच्छेद 16 में 7 आधार बताए गए हैं। अनुच्छेद 15 में 5 आधार हैं, अनुच्छेद 16 में कुल 7 आधार बताए गए हैं। तो इन पांचों के अलावा 2 और आधार हैं। पहला है निवास और दूसरा है वंशानुक्रम। ये 7 आधार अनुच्छेद 16 में बताए गए हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत या भेदभाव का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद ऑप्शन है पहला अनुच्छेद 16, 17, 18 और 19। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 16 रोजगार के बारे में, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद अनुच्छेद 15 जो 18वां क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 किसको प्राप्त है? तो इसका पहला ऑप्शन है केवल भारतीयों को, इसका जो दूसरा ऑप्शन है केवल विदेशियों को, इसका जो तीसरा ऑप्शन है केवल भारत और विदेशी दोनों को, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा केवल भारतीयों को, केवल भारतीयों को। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 ये दोनों आर्टिकल केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। कोई भी विदेशी नागरिक यह दावा नहीं कर सकता कि जो हमारा अनुच्छेद 16 या रोजगार के अवसर की समानता है वो हमारा मूल अधिकार है। तो यह केवल विदेशियों को प्राप्त नहीं है, यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में निम्न में से कौन से अधिकार शामिल नहीं है? तो अनुच्छेद 21 को बहुत अनुच्छेद 21 को जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका बहुत विस्तार कर दिया है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेकों जो विवाद हुए थे या अनेक जो फैसले हुए थे उनमें अनुच्छेद 21 की व्याख्या की थी। तो उसमें जो पहला अधिकार है वो निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार। तो जो अनुच्छेद 21 है वो बहुत से लोगों का या जो लड़के होते हैं उनका जो फेवरेट टॉपिक होता है अनुच्छेद 21। दूसरा है कि हमें राइट टू फूड, तीसरा होता है पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार। बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो अनुच्छेद 21 को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें ये वाला अधिकार मिल जाता है, इसलिए हम अनुच्छेद 21 को जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो है हड़ताल का अधिकार। तो ये 3 अधिकार, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फूड और जो पसंद के व्यक्ति से शादी का अधिकार दिया गया है वो तीनों आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। और यह स्पष्ट शब्दों में लिखा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में यह उपबंध किए हैं कि हमें ये तीन अधिकार नहीं है, इसके अलावा बहुत से अधिकार हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार में सम्मिलित किया है। तो हड़ताल करने का अधिकार हमें नहीं दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। इसके बाद जो 20वां क्वेश्चन है कि जो अनुच्छेद 19 के अधिकारों में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, तो ऐसा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में जो उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का A, B, C, D, E, F, G, H उनके आधार पर 19 का सब क्लॉज 2, 3, 4 ये सभी उनसे प्रतिबंधित किए गए हैं।
तो मूल अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो यह कथन बिल्कुल भी गलत हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, यह अनुच्छेद किस, यह जो उपबंध है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 3 कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। इसी के जरिए जो 86वां संविधान संशोधन लाया, अनुच्छेद 42 जो 6 महीने की जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको 6 महीने का अवकाश देता है अनुच्छेद 42। और जो बच्चों के लिए जो अधिकार देता है वो अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 3 के आधार पर दिया जाता है। इसके बाद जो 22वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 के तहत कौन सी उपाधि रख सकता है कोई व्यक्ति? क्या कोई व्यक्ति डॉक्टर की उपाधि रख सकता है? दूसरा है इंजीनियर की उपाधि। तीसरा है क्या हम जो डॉक्टर की उपाधि रख सकते हैं, या हम इंजीनियर की उपाधि रख सकते हैं, या हम चीफ कमांडेंट जनरल कर्नल इनकी उपाधि रख सकते हैं। तो जो चौथा ऑप्शन है वो है लॉर्ड। क्या हम लॉर्ड की उपाधि रख सकते हैं? तो ये बिल्कुल भी गलत है। हम लॉर्ड, सर जैसी उपाधियाँ बिल्कुल भी नहीं रख सकते। अनुच्छेद 18 के तहत ये सभी प्रतिबंधित हैं। जैसा कि भारत में ब्रिटेनों का या जो अंग्रेजों का आगमन हुआ था, तो उन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियाँ अपने लिए भी रखी और कुछ छोटी मोटी उपाधियाँ भारत के लोगों के लिए भी, भारत के लोगों को भी देखी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जो शिक्षा का अधिकार है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और इसका उपबंध अनुच्छेद 21 के ए में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था और इसका उपबंध अनुच्छेद 21 के खंड क में दिया गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन कि अनुच्छेद 13 के तहत विधि है। अनुच्छेद 13 के तहत विधि है तो पहला है कानून, अधिनियम, रूढ़ियाँ, प्रथाएं या सभी। बस ऑप्शन सी को देखकर ही बच्चा हड़बड़ा जाएगा। ये क्या पूछ लिया भाई? क्या कोई विधि या रूढ़ियाँ या प्रथाएं जो परंपराएं चली आ रही हैं वो सभी विधि के अंतर्गत शामिल हैं या नहीं है, इसी बात को लेकर जो स्टूडेंट है वो चिंतित हो जाता है। तो अनुच्छेद 13 में प्रथाएं और रूढ़ियाँ भी सम्मिलित हैं, तो इसमें कानून भी सम्मिलित है, अधिनियम भी सम्मिलित है और रूढ़ियाँ भी इसमें सम्मिलित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद या जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, यानी कि इसमें सभी ऑप्शन सही है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 का खंड क किससे संबंधित है?